हाँ भाई, इससे पहले अपने पढ़ लिया था शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध में कौन कौन सम्मिलित था। ये यानी कि शीत युद्ध के अंदर यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके जो पूंजीवादी गुट था, ये पूंजीवादी उदारवाद का गुट था, ये पूंजीवाद का गुट था ये, और पश्चिमी यूरोप इसके अंतर्गत सम्मिलित था, इसका पक्षकार था। दूसरी तरफ था सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप इसके जो पक्षकार देश थे। ठीक है, ये समाजवाद साम्यवाद की विचारधारा पर कायम था, साम्यवाद समाजवाद की विचारधारा पर कायम था। देखो दोनों के अंदर काफी विवाद बढ़ चुका था, जैसे क्यूबा का मिसाइल संकट सामने आ चुका था, दोनों ने बड़े बड़े हथियार बना लिए थे। ठीक है, कई बार सेनाएं आमने सामने आ चुकी थी, लेकिन दोनों ही पक्षकारों ने युद्ध नहीं लिया। वो दोनों ही जानते थे, दोनों ही महाशक्तियां जानती थी कि इससे दुनिया का विनाश होगा और समय भी कोई विजेता बनकर नहीं उभर सकता। ठीक है, और अब आगे देखते हैं इनको क्या कोई चुनौती मिली किसी द्वारा, तीसरा कोई विकल्प था जो नए देश उदय हुए थे, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो ये शीत युद्ध जो था, इसके अंदर बार बार महाशक्तियां एक दूसरे के खिलाफ जा रही थी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी वे एक दूसरे का साथ भी दे रही थी। ठीक है, जैसे कुछ संधियां हुई थी, परमाणु अप्रसार संधि। ठीक है, इनमें दोनों ही महाशक्तियों ने क्या हस्ताक्षर किए थे, इनकी परमाणु हथियार जो उनका प्रसार नहीं करना, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। ठीक है, इस तरीके की संधियां की थी। दोनों ही महाशक्तियों ने क्या संयम रखा था, संयम रखा था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कहीं ना कहीं एक दूसरे देशों का यानी कि कोई विवाद होता था तो उसमें बराबर ही खड़ी होती थी कई मुद्दों पर, लेकिन फिर भी एक दूसरे के प्रति ये पूर्ण रूप से वफादार नहीं थी कि वाकई वो युद्ध नहीं करेगा। संयम के कारण यानी कि जो इन्होंने एक दूसरे पर संयम रखा, कोई जल्दीबाजी नहीं की, उस कारण ये युद्ध बचता रहा। ठीक है, और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के विनाश से बचती रही, बार बार इससे बचती रही। ठीक है, लेकिन फिर भी ये युद्ध हो सकता था, इसको गलत नहीं आंका जा सकता था। दोनों महाशक्तियां क्या थी, एक दूसरे के यानी कि किसी भी तरीके से मान लो मंशा को गलत आंक सकती थी, शायद दूसरे महाशक्ति की मंशा युद्ध करने की हो, एक की ना हो, यानी कि एक दूसरे इतने संयम के बावजूद भी क्या युद्ध होने को इनकार नहीं किया जा सकता था। दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को हल्के में नहीं ले रही थी। ठीक है, तो देखो संयम के बावजूद युद्ध हो सकता था, संयम के बावजूद यानी संयम रखा था, बावजूद युद्ध हो सकता था। ये दोनों बातें महाशक्तियां जानती थी कि संयम के बावजूद युद्ध हो सकता है। ठीक है, दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के हथियारों का गलत अंदाजा लगा सकती थी, गलत हथियारों का गलत अंदाजा लगा सकती थी। ठीक है, शक्ति को दूसरे महाशक्ति की शक्ति को कम आंक सकती थी, शक्ति को कम आंकना, यानी एक महाशक्ति जो है वो दूसरी महाशक्ति की जो पावर है उसको कम आंक सकती थी, शक्ति कम आंक सकती थी। ठीक है, इसके बाद देखो संयम रखा, युद्ध नहीं हुआ। बाई चांस कोई परमाणु दुर्घटना हो जाए, परमाणु कोई विस्फोट हो जाए, परमाणु मिसाइल फट जाए, कोई परमाणु बम फट जाए, तो एक देश क्या समझे, एक महाशक्ति समझे कि दूसरे देश ने हमला किया, जल्दी से इसकी जांच नहीं हो सकती। परमाणु दुर्घटना यानी कि परमाणु दुर्घटना के बावजूद युद्ध हो सकता था, परमाणु दुर्घटना हो सकती थी, इससे भी युद्ध हो सकता था। और देखो परमाणु दुर्घटना से युद्ध तो हो सकता था। बाई चांस सेना आमने सामने थी, यार युद्ध तो करते नहीं है, ये हमें उलझा के रखा है, कुछ सैनिक शरारत कर सकता था, सैनिक शरारतन भी युद्ध हो सकता था, सैनिक शरारतन भी सैनिक शरारत भी हो सकती है ना, यार ये तो करते नहीं कि परमाणु मिसाइल चला देता है एक देश। ठीक है, लेकिन सभी से दुनिया बची रही। ठीक है, युद्ध नहीं हुआ, एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, विवाद बढ़ता चला गया, धीरे धीरे इस विवाद और बढ़ता चला गया। ठीक है, हथियार
संधियां जरूर की, लेकिन लगातार हथियार बना रहे थे, हथियारों की होड़ लगातार शुरू हो रही थी। जरूर संधियां जरूर हुई, थोड़े बहुत हथियारों में कमी की गई, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे हथियार ज्यादा बनाए गए। ठीक है, तो इनका विकल्प भी तैयार किया गया। देखो, भारत नए तौर पर आजाद हुआ था 1947 में, लेकिन उसके बाद अफ्रीका के महाद्वीप के बहुत से देश आजाद हुए थे। एशिया के और भी देश थे जो स्वतंत्र हुए थे, इसके और दक्षिण अमेरिका के भी कुछ देश थे जो आजाद हुए थे। उनके सामने समस्या ये थी कि कहीं हम आजाद हुए हैं, आजाद होकर दोबारा गुलाम ना हो जाए, आजाद होकर दोबारा गुलाम न हो जाए। क्योंकि वो किसी अगर एक महाशक्ति की तरफ चले गए, तो अगर उन्होंने उसका किसी तरीके से यूज कर लिया, प्रयोग कर लिया किसी तरीके से, तो कहीं वो दोबारा ही सैनिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर या व्यापारिक तौर पर गुलाम ना हो जाए। ठीक है, इसके लिए जो नए, तो ये विकास आजाद हुए थे, इनका शोषण हो चुका था, ये विकासशील देश थे, गरीब देश थे, कह सकते हैं। तो इनके लिए एक विकल्प तैयार किया गया, किन्होंने किया वो देखो। यूगोस्लाविया देश है, यूगोस्लाविया का मंत्री प्रधानमंत्री बना था शायद तक बाद में वो। ठीक है, शासक थे यूगोस्लाविया का शासक जोसेफ ब्राज यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और थे भाई मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर। ये तीनों मित्र थे, अच्छे फ्रेंड थे, अच्छे दोस्त थे। तो इन्होंने क्या किया भाई, ये भारत के थे, ये मिस्र देश के थे, ठीक है, और ये भारत के थे। ठीक है, इन्होंने तीनों एक मित्र थे और इन्होंने क्या किया 1956 में एक सफल बैठक आयोजित की। ठीक है, 1956 में एक बैठक आयोजित की कि इन दोनों महाशक्तियों की तरफ नहीं जाना, एक गुट बनाना है अलग। और इनका जोरदार समर्थन किया था घाना के वान एनक्रुमा, घाना की वान एनक्रुमा, घाना के वान एनक्रुमा, और इंडोनेशिया के सुकर्नो। इन्होंने क्या किया था, इनका जोरदार यानी कि इस बैठक का समर्थन किया था जो बैठक हुई थी। ठीक है, 1956 के अंदर। उसके बाद देखो, ये याद रखना इनके नाम, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, घाना के वान एनक्रुमा, इंडोनेशिया के सुकर्नो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, पांचों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया। क्या बनाया, गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया। देखो, विश्व दो ध्रुव में बंट चुका था, उसका विकल्प, उसको चुनौती दी गई किसके द्वारा, गुट निरपेक्ष आंदोलन के द्वारा। दुनिया दो भागों में, दो ध्रुवों में बंट चुकी थी, दो ध्रुवीयता का विकल्प था, चुनौती थी गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में। तो इसके जो यानी कि संस्थापक देश कौन कौन से कहलाए थे, जैसे भारत था, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, घाना के वान एनक्रुमा, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्नो। यानी कि ये पांच जो थे, जोसेफ ब्राज टिटो यूगोस्लाविया के थे, यानी कि इन सभी ने क्या था, इस देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए ये पांचों देश। ठीक है भाई, संस्थापक थे। इसका प्रथम सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड नामक स्थान पर इस 1961 में क्या पहला जो था मीटिंग, इनकी पहला
आंदोलन हुआ था, यानी कि सम्मेलन हुआ था इसका 1961 में प्रथम सम्मेलन हुआ था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। तो इस सम्मेलन में कुल 25 देशों ने भाग लिया था। देखो पूछ सकता है पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1961 में हुआ था बेलग्रेड में। किसने देशों ने भाग लिया था? 25 देशों ने इस सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन हुआ था, ठीक है भाई। उसके बाद में 2006 में भी हुआ था 16वां, इसमें 100 से अधिक सदस्य देशों ने भाग लिया था, ठीक है। अब देखो ये विकल्प था, जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने क्या है, जो नए देश उदय हुए थे ना, उनके लिए विकल्प तैयार किया था कि किसी भी महाशक्ति के अंदर न जाइए, किसी भी महाशक्ति में न जाए। ठीक है, यहाँ महाशक्ति में चले गए तो आप दोबारा गुलाम हो सकते हैं। किसी भी महाशक्ति में न जाए, यानी एक शक्ति का महाशक्ति का पक्ष न लीजिए, ठीक है। तो यानी किसी भी महाशक्ति के अंदर न जाए, सीधा किसमें? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा बने। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा बने, इसमें सम्मिलित हो। देखो इसके बाद देखो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अगर परिभाषा देखिए, इसका मतलब ये कि किसी भी महाशक्ति के अंदर खेमे में सम्मिलित न होना ही इसकी सिर्फ परिभाषा कह सकते हैं अपनी, ठीक है। यानी कि किसी भी महाशक्ति के साथ सम्मिलित न होना, यानी कि इसका जो नए स्वतंत्र देश उदय हुए थे ना, क्योंकि वो एक तो गरीब थे, अल्प विकसित थे, ठीक है। नए स्वतंत्र देश उदय हुए थे, उनके लिए क्या एक था? विकल्प था, दोबारा गुलाम ना हो सके। यानी कि इस मंच पर आकर के ये जो सभी देश थे गुटनिरपेक्ष में, सभी देश आपस में व्यापार करेंगे, आपस में समझौते करेंगे। यानी कि मुख्य चुनौती जो थी अपनी, यानी कि अपना विकास करना। टिकाऊ, जब तक टिकाऊ विकास नहीं हो सकता तो देश विकसित नहीं हो सकता ना। अपने देश का विकास करना, जनता को गरीबी से निकालना, जनता, देश की जनता को गरीबी से निकालना, देश का विकास करना, ठीक है। ये इसके सम्मेलन के हिस्से थे, यानी कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था इसके प्रमुख लक्ष्य थे। यानी कि 1962-70 तक तो यही हिस्से थे भी किसी भी देश में सम्मिलित नहीं होना है, महाशक्ति में अपना खुद का सिस्टम बनाना, खुद का व्यापार करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था गुटनिरपेक्ष कि विदेशों से संबंध न बनाओ। आप व्यापारिक संबंध बना सकते हैं या किसी भी तरीके से, लेकिन उनके बिल्कुल गुलाम नहीं होकर रहना, ठीक है। ये इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कार्य था। तो अब देखो ये तो था गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में, यानी कि उसको एक चुनौती दी गई कि दोनों महाशक्तियों में सम्मिलित न होकर के एक अपना अलग सिस्टम बनाया, अलग सम्मेलन बनाया, अलग आंदोलन बनाया गया, ठीक है। अब आगे देखो भाई, देखो भारत ने शीत युद्ध के अंदर क्या दायरे अपनाए। भारत का यानी कि भारत के क्या पक्ष रहा शीत युद्ध में? भारत का पक्ष शीत युद्ध के अंतर्गत भारत का क्या पक्ष रहा था? देखो भारत हमेशा शीत युद्ध के अंतर्गत, अब कोई भी देश अपना फायदा ही सोचेगा, वो अपना फायदा सोचता रहा। तो भारत ने क्या अपना हित साधने में रहा। भारत ने हमेशा क्या रहा, कम से कम भारत ने इस तरीके से दो हित तो अपने सीधे अपनाए थे, दो हित तो अपने, ठीक है। पहला हित था कि भारत ऐसे फैसले लेता रहा, भारत ऐसे फैसले लेता रहा शीत युद्ध के अंतर्गत, भारत ऐसे फैसले लेता रहा जिससे उसका हित सत्ता, जिससे
भारत का हित सत्ता हो, न कि महाशक्तियों या उनके गुट के देशों का। ठीक है, क्योंकि भारत ने हमेशा ऐसे फैसले लिए जिससे भारत का हित सत्ता हो, न कि उसके गुट के देश यानी कि महाशक्तियों के गुट के देशों का या महाशक्ति का हित न सत्ता हो। दूसरा, अगर एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरे का हाथ थाम ले, क्योंकि अगर एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरे के नजदीक आ जाए, दूसरी महाशक्ति के नजदीक आ जाए, यानी कि किसी भी महाशक्ति के वो खिलाफ नहीं जा रहा था। ठीक है, अपने हित साधने में लगा रहा। अगर एक महाशक्ति का उसे नाराज हो तो दूसरी महाशक्ति का हाथ थाम ले तुरंत। और दोनों ही महाशक्तियां भारत को न तो यानी भारत के लिए ज्यादा चिंतित भी नहीं थी और इसको भारत को बेफिक्र भी छोड़ भी नहीं सकती थी। ठीक है, तो भारत भी एक कड़ी बनता रहा, क्योंकि भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भी संस्थापक देशों में था और विकसित जो गरीब देश थे, विकासशील नए स्वतंत्र देश थे, उनको अपनी तरफ जोड़ता चला गया। देखो, भारत का पास शीत युद्ध में क्या था कि भारत ऐसे फैसले लेता रहा जिससे भारत का हित सत्ता होना कि महाशक्तियां या उनके खेमे के देशों का। दूसरा, अगर एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाएगी भारत के, तो वह दूसरे महाशक्ति के करीब आ जाएगा। ये तो भारत के पक्ष में फैसले रहे। अब भारत की आलोचना भी हुई है, हर बात के दो पहलू थे, तो भारत की कुछ आलोचना भी हुई है शीत युद्ध के अंतर्गत। क्या होगा भारत की क्या आलोचना शीत युद्ध के अंतर्गत? भारत की आलोचना, तो आलोचकों का पहला दावा यह है कि भारत शीत युद्ध में ऐसे फैसले लेता रहा, यानी उनका कहना है कि भारत ने शीत युद्ध में महत्वपूर्ण निर्णयों पर, जो अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण निर्णय थे, निर्णयों पर शांत रहा, यानी कि उस तरीके से। ठीक है, दूसरा, भारत ने 1971 यानी कि महत्वपूर्ण पक्ष लेने से बचता रहा। किसी भी यानी शीत युद्ध के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय निर्णय थे, उनमें अपना कोई जवाब नहीं दिया, किसी के पक्ष में नहीं बोला, चाहे किसी के साथ भेदभाव हो रहा हो, भारत से फैसले यानी कि ये भारत के लिए गलत कहा गया है। ठीक है, तो 1971 में सोवियत संघ जो महाशक्ति थी, सोवियत संघ से एक संधि की थी, सोवियत संघ से संधि की। तो इसको क्या लोगों ने इसको क्या माना, बड़े जो राजनीतिक थे उन्होंने इसको भारत का सोवियत खेमे में सम्मिलित होना माना। किसमें? सोवियत खेमे में सम्मिलित होना माना, यानी सोवियत खेमे में भारत सम्मिलित हो गया। इसका मतलब ये तो 1971 में भारत ने संधि की थी सोवियत संघ। लेकिन भारत का क्या पक्ष था? भारत का पक्ष ये था कि 1971 में भारत का बांग्लादेश के पाकिस्तान से युद्ध नहीं हुआ था जब बांग्लादेश बना था, तो भारत ने उस समय वहां से क्या है हथियार प्राप्त किए थे और आर्थिक मदद भी ली थी। यानी कि आर्थिक मदद और हथियार प्राप्त करने के लिए 1971 में सोवियत संघ से एक संधि की थी। ये तो भारत की आलोचना थी। दो तरीके से आलोचना की कि महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मसलों पर अपना फैसले देने से बचता रहा और 1971 में सोवियत संघ से एक संधि की थी जिसका सोवियत संघ में सम्मिलित होना माना। लेकिन भारत ने इसका कहा कि हमने एक यानी कि हथियार लेने के लिए एक ट्रीटी, एक संधि की थी, जबकि वो किसी गुट में सम्मिलित नहीं हुआ था। ठीक है, ये यानी किसी गुट में सम्मिलित होना भारत ने इसको नहीं माना है। ठीक है, तो पहला पार्ट जो था अपना कंप्लीट हो गया कि शीत युद्ध किस तरीके से दो महाशक्ति के मध्य पनपा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पनपा था ये, और लगातार आगे चलता रहा था। तो पहला पार्ट शीत युद्ध का दौर जो था अपना समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से देख लेना भाई।